24 तक के प्रश्न बिल्कुल व्याख्या के साथ मिलने वाले हैं। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन, पहले पेपर 2012 की। 2012 प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? यदि विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब, शर्त थी इसकी, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर दिया जाए, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर दिया जाए, तो जो विलायक होता है वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर बहने लगता है। मतलब विलयन में से शुद्ध विलायक की ओर बहने लगता है। यह घटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। शर्त लिखनी जरूरी है, जब विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर दिया जाता है तो विलायक का प्रवाह अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होने लगता है। यह घटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है और इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में, समुद्री जल के शोधन में किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन 10% W/W दिया हुआ है। W/W का मतलब 10/100, ऊपर ग्राम है विलेय के और नीचे ग्राम है विलयन के, और आपको मोललता निकालनी है। मोललता क्या है? आपको विलायक चाहिए, तो विलायक हो गया 90 ग्राम, क्योंकि विलयन में से विलेय घटा लेंगे, विलायक आ जाएगा 90 ग्राम। अब आप H2SO4 दिया है तो H2SO4 का अणुभार सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 98, अणुभार आ जाएगा 98। तो अब आप बना लेंगे मोललता। क्या सूत्र होता है मोललता का? मोललता बराबर मोल पर केजी, और मोल होता है ग्राम बटे अणुभार। ये विलेय के होते हैं और केजी होते हैं विलायक के, केजी होते हैं विलायक के। अब विलेय के ग्राम है 10 ग्राम विलेय है, बटे अणुभार H2SO4 का अणुभार होता है 98, विलायक के किलोग्राम चाहिए, किलोग्राम, तो 90 ग्राम विलायक है, किलोग्राम बनाओगे तो 90/1000, और बटे वाला 1000 ऊपर आ जाएगा, बटे वाला 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है पीछे, ठीक है। तो अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। तो अब आपका आंसर जो है वो सोल्व हो जाएगा। मोललता आप लोग हल कर सकते हैं, फार्मूला आपको बताया हुआ है और बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैंने पहले ही कहा कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके सामने न आया हो, हर क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया गया है। अब डिपेंड करता है कि आप खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विलयन को वान-टॉप गुणांक के बढ़ते क्रम में लगाइए। वान-टॉप गुणांक के बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे कम वाला, तो CaCl2 ये 3 आयन देगा, एक Ca और 2 Cl, एक Ca और 2 Cl। KCl एक K एक Cl मतलब 2 आयन देगा ये। Al2SO4 की थ्राइस, Al2SO4 की थ्राइस, तो 2 Al और 3 SO4 मतलब ये 5 आयन देगा। और C12H22O11 ये सहसंयोजक है, तो बहुत कम टूटता है, ये अल्प वियोजित होता है, बहुत कम टूटेगा। तो सबसे कम इसी के होंगे। आपको वान-टॉप गुणांक लगाना तो आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वान-टॉप गुणांक उतना ही ज्यादा होगा। सबसे कम इसका, उससे ज्यादा KCl का 2 आयन है, उससे ज्यादा CaCl2 का 3 आयन है, उससे ज्यादा Al2SO4 की थ्राइस का 5 आयन है। तो इस तरह से हम लोग वान-टॉप गुणांक को व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बात क्लियर की हुई है सारी, हमने स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और फिर खुद सोचिएगा। 2012 के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर खुद इनका आंसर सोचना। कोई डाउट रहता है तो मैं आपको बार बार कहता हूं, आप लोग कंसल्ट कीजिए, आपकी अपनी क्लास है ये, और बिल्कुल आप इसको जो है कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप उसको कंसल्ट कीजिए, बिना कंसल्ट किए आगे मत चलिए। मैं यही आपको कहूँगा, जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। 2012 के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोल्व कीजिएगा। 2013 का पेपर आपके सामने, 2013 में इस चैप्टर से जो जो पूछा गया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2013 का भी मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं। 2013 के पेपर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर इसको सोचिएगा अपने आप, ठीक है, अपने आप सोचिएगा, इनको हो जाएंगे ये। फिर भी मैं क्लियर करता हूं आपको क्या कहता है। 5 ग्राम NaOH के जल में बनाए गए 500 ml विलयन, 500 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता निकालनी है, और मोलरता होती है मोल पर लीटर। मोल होता है ग्राम बटे अणुभार इंटू लीटर। ग्राम आपको दिए 5 ग्राम, NaOH के ग्राम दिए हुए 5, NaOH का अणुभार होता है 40 इंटू लीटर बनाने हैं, 500 ml है, लीटर बनाओगे तो बटे में 1000, बटे वाला 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 5 बटे 40 इंटू 500, बटे वाला 1000 ऊपर चला गया, 500 एकम 500, 500 दूना 1000, 5 एकम 5, 8 पंच 40, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यानी 1 बटे 4, यानी 0.25 m इसका आंसर आएगा। 0.25 m मोलरता आएगी इसकी। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप कोई मर्जी प्रश्न देख लीजिएगा, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। अब 5वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 5वां क्वेश्चन, टोटल में 5 है ये, देखो 3 तो आगे 2012 के पेपर में, ठीक है, 3 2012 के पेपर में, फिर चौथा 5वां लिखा हुआ है, मतलब कंटिन्यू में लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रोटीन के 0.2 लीटर आयतन दे दिया V, 0.2 लीटर, जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन का द्रव्यमान दे दिया, ग्राम दे दिए प्रोटीन के, ताप दे दिया 300 केल्विन, इस विलयन का परासरण दाब पाई दे दिया पाई, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार आपको ज्ञात करना है, प्रोटीन का अणुभार आपको ज्ञात करना है, R आपको दे दिया गया, फार्मूला है पाई V बराबर nRT, जहां n होता है मोल और मोल होता है ग्राम बटे अणुभार, तो पाई V बराबर ग्राम बटे अणुभार इंटू RT। अब आपको अणुभार निकालना है तो अणुभार इधर ले लीजिए, पाई V इधर ले आइए, तो m0 बराबर W0RT अपॉन पाई V। अब आप देख सकते हैं W0 आपको दिया हुआ है, मतलब ग्राम दिए हुए प्रोटीन के 1.26, R आपको दिया हुआ है 0.083, T आपको दिया हुआ है 300 बटे में पाई आपको दिया हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³ और V मतलब आयतन दिया हुआ है 0.2 लीटर। तो ये सारे मान आपको दिए हुए हैं और डायरेक्ट आंसर आना है, जिसको क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आंसर निकाल लेगा। मान ही तो रखने हैं यार, समझ आ गया होगा। अरे समझ, कहीं कोई डाउट है तो मैं फिर कह रहा हूं आप रिपीट वर्ड लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको टॉपिक रिपीट किया जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपको सारे ही डिस्कस करवाए हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी नजरों के आगे से न निकला हो। चलते हैं 2014 के पेपर की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर समझ के देखिएगा बात को, अपने आप समझ के देखिएगा, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब आप लोग क्वेश्चन करने लगे तो आपको पता हो, कोई डाउट रहता है तो फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। पहली बात, कोई डाउट आपको रहेगा ही नहीं। चलते हैं आगे, क्या कहते हैं। 2014 में एक क्वेश्चन आया जिसके 4 भाग थे, ये द है, द 4 भाग। जल का वाष्प दाब क्या होगा, जल का वाष्प दाब क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए। जल का वाष्प दाब क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ये प्रश्न आप अपने आप सोच के देखना, सारे लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप सोच के देखना ये, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे सारे अपने। वाष्प दाब अवनमन पढ़ा था हमने, है ना, तो जल में 1 चम्मच चीनी डाल दे तो वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा। सारे लॉजिकली क्वेश्चन है ये, अपने आप सोच के देखिएगा। कोई डाउट रहता है तो हम लोग कंसल्ट करेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है, अपना माइंड अपने आप लगाइएगा। बाकी बताए हुए हैं आपको, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। 2014 का पेपर आप अपने आप करके देखिएगा, 4 क्वेश्चन है, कहीं कुछ सोचने वाली बात नहीं है। कोई डाउट रहता है तो कंसल्ट करेंगे, ठीक है।
कोई डाउट रहता है तो कंसल्ट करेंगे। 2014 आपके लिए छोड़ दिया है, अपने आप करके देखिएगा। 2015 स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सोल्व करवाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, 2014 का पेपर आप अपने आप सोल्व करके देखिएगा। कोई डाउट रहता है तो हम लोग कंसल्ट करेंगे उसको। 2015 का पेपर देख लो पहले, क्योंकि पेपर बहुत है, 2024 तक जाना है हमने, 2024 तक जाना है हमने। ठीक है, अभी तो 2015 पर पहुंचे हैं। विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र पूरा लिखोगे जब ऐसा पूछ लेता है। विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखोगे? मोललता बराबर, विलयन की मोललता बराबर पूरा सिस्टेमेटिक तरीके से विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, पूरी बात लिखी होनी चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, पूरी बात लिखोगे। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, पूरा इस तरह सिस्टेमेटिक तरीके से, शॉर्ट में नहीं, मोल पर केजी, शॉर्ट में नहीं, पूरी बात करोगे। विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या कहता है 8वां क्वेश्चन। 400 केल्विन तापक्रम पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई दिया हुआ है कि सांद्रता मोल पर लीटर में ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला है पाई वी बराबर एन आर टी। तो पाई बराबर एन आर टी बटे वी, एन मोल है, वी लीटर है, मोल बटे लीटर मतलब एन बटे वी आपको फाइंड करना है, ये सी हो गया। पाई बराबर सी आर टी और आपको सी फाइंड करना है। अब पाई दिया है 0.0821, सी आपको फाइंड करना है, आर भी 0.0821 होता है, टी है 400, टी आपको दिया हुआ 400, तो 0.0821 से 0.0821 कट जाएगा। तो सी बराबर 1/400, सी बराबर 1/400 यानी 0.0025 एम। मोल पर लीटर का मतलब है कैपिटल एम, मोलरता। तो सी बराबर 1/400 आएगा, 0.0025 एम। तो ये 2015 में बिल्कुल सिंपल पेपर आए हुए हैं। देखो आप, बिल्कुल सिंपल पेपर आए हुए हैं, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है आपको। चलते हैं अगले 2016 के पेपर की ओर। 2016 के पेपर की ओर 2016 में क्या क्या पूछा गया। पहला प्रश्न, मोल के मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखो। मोल अंश, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखो। मोल अंश कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम लिखेंगे किसी पूरा तरीके से, जब अकेला सूत्र पूछा है ना तो पूरा सिस्टेमेटिक तरीके से, किसी घटक के मोल अंश बराबर उस घटक के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल कैसे लिखोगे? प्रत्येक घटक के मोलों का योग, कुल मोल भी लिख सकते हो, विलयन में उपस्थित कुल मोल चलेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी घटक के मोल अंश अगर आपको निकालने हैं तो उस घटक के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, बिल्कुल सही है एकदम, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एग्जाम्पल देना तो एग्जाम्पल दे दीजिए। माना एक विलयन में दो घटक ए व बी हैं। ए के मोल बराबर एन ए, बी के मोल बराबर एन बी। तो एक्स ए मतलब ए के मोल भिन्न बराबर ए के मोल बटे कुल मोल, और बी के मोल भिन्न बराबर बी के मोल बटे कुल मोल। तो ये बनेगा फार्मूला, एक्स ए बराबर ए के मोल बटे कुल मोल, एक्स बी बराबर बी के मोल बटे कुल मोल। तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप आगे तक, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है। आप टू दी पॉइंट बात करें
इससे भी आपका काम चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के वन टॉप गुणांक का मान कितना होगा? कितना होगा? एथेनोइक अम्ल जो है वो बेंजीन में द्विलक बना लेता है। एथेनोइक अम्ल बेंजीन में द्विलक बना लेता है, अतः इसके लिए जो वन टॉप गुणांक का मान आएगा वो 0.5 आएगा। पढ़ा हुआ है हमने 0.5 10वें का। क्यों? क्योंकि वन टॉप गुणांक क्या होता है? प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या, अणुओं की प्रेक्षित संख्या बटे अणुओं की सैद्धांतिक संख्या। तो सैद्धांतिक हम 2 मोल लेते हैं, बेंजीन के अंदर जाकर ये दोनों मोल आपस में जुड़ जाते हैं, बताया हुआ है आपको, और द्विलक बना लेते हैं। पूरा समझाया था आपको ना ये। तो 2 मोल हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग में, और आगे जाके ये 1 मोल मिल जाता है। तो आई का मान होता है प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल, ये किया हुआ है हमने। तो 0.5 आई का मान 0.5 आएगा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हुए हमने। 11वां क्वेश्चन देखो, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है? तो कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर प्रासरण होता है, जिसके कारण कच्चे आम जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। पढ़ा था हमने, संकुचित हो जाते हैं। आम के ताजा अचार को कुछ समय तक रख दिया जाए तो वो संकुचित हो जाता है, ये पढ़ा था हमने, है ना। तो कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है? तो कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर प्रासरण होता है, जिसके कारण कच्चे आम जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। चलिए आगे 2017 की। 2017 रुधिर में ऑक्सीजन की कमी से पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्ट सोच नहीं पाते। इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं? उसका नाम लिखिए। तो नाम ही बता रहा है ऑक्सीजन की कमी। तो ये बताया था आपको, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वो स्थिति एनोक्सिया कहलाती है। एनोक्सिया बताया हुआ है आपको। जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं, ठीक है, एनोक्सिया, इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं? इस विशिष्ट दशा को एनोक्सिया कहते हैं। अब इस स्थिति के कारण को स्पष्ट कीजिए, क्या कारण है इस स्थिति का? तो जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं या जो पर्वतारोही होते हैं, तो जब वो पर्वत पर जाते हैं, ऊपर वायुदाब की कमी है, वायुदाब कम है, ऊंचाई पर जाते हैं तो धीरे धीरे वायुदाब घटता है, जिससे हमने पढ़ा था जब वायुदाब घटेगा तो गैस की विलेयता भी घटेगी। तो ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब में कमी आती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि वायुदाब घट गया तो गैस की विलेयता भी घट जाएगी। पढ़ा था हमने। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुदाब में कमी आती है, वायुदाब में कमी आती है तो ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता कम हो जाती है, जिससे उन व्यक्तियों के, पर्वतारोहियों के, या वो व्यक्ति जो ऊंचाई पर रहते हैं, उनके शरीर में, उनके रुधिर में, उनके ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका कारण यही है कि वो ऊंचाई पर रहते हैं और ऊंचाई पर वायुदाब कम है। वायुदाब कम है तो हेनरी के नियम से वायुदाब की कमी है तो रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता भी कम हो जाएगी, जिसके कारण वो स्पष्ट सोच नहीं पाएंगे, कमजोर होंगे। ये बात हमने पढ़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात करनी है आपको, मोललता। तो मोललता का सूत्र पूरा लिखोगे पेपर में, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। मोललता का सूत्र होता है मोल पर केजी, केजी होते हैं विलायक के, मोल होते हैं ग्राम बटे अनुभार। एथेनोइक अम्ल दिया, एथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का अनुभार होता है 60। बहुत बार सोल्व किया अपने, अनुभार 60। तो मोल बनाओगे तो ग्राम बटे अनुभार से, ग्राम बटे अनुभार, ग्राम दिए हुए 30, अनुभार हो गया 60, इंटू विलायक के केजी, ग्राम दिए हुए 100, किलोग्राम लाने बटे में 1000, बटे वाला 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यही सोल्व कर लेते हैं, बटे वाला 1000 ऊपर चला गया।
2 0 कट गई, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 10/2 यानी 5, और मोललता के लिए छोटा m आता होता है, 5m आएगा, 5m। तो ये 2017 का पेपर है आपके सामने। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ आ रहे होंगे। आप देखो हर प्रश्न आपको कराया हुआ है, कहीं कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे। प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। 2018 के पेपर में आ गए हम लोग। 2018 के पेपर में प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। तो प्रासरण दाब विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब होता है। प्रासरण दाब विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब होता है जो प्रासरण की क्रिया को रोक देता है। पढ़ा था हमने, पिस्टन लगाए थे, एक पात्र पर 2 पिस्टन लगाए थे, प्रासरण के कारण शुद्ध विलायक जो है विलयन की ओर गया था, तो विलयन वाला पिस्टन ऊपर हो गया था, विलायक वाला पिस्टन नीचे हो गया था। फिर हमने पढ़ा था क्या, जो विलयन पर पिस्टन है उस पर हमने बाह्य दाब लगाना है, और इतना बाह्य दाब लगाना है कि दोनों पिस्टन अपनी पहले वाली जगह पर आ जाएं, यानी प्रासरण की क्रिया रुक जाए। और जिस स्थिति में प्रासरण की क्रिया रुक जाती है, विलयन पर लगाए गए उसी बाह्य दाब को हम लोग प्रासरण दाब कहते हैं। प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न देख लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, आपके आगे पड़े हैं प्रश्न, एक एक प्रश्न आपको दिखा रहा हूं मैं, एक एक प्रश्न बोर्ड के पेपर में जो प्रश्न आए हैं, एक एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पड़ा है, और बिल्कुल कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। आगे देखो अगला प्रश्न, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, कारण दीजिए। तो गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, बताया हुआ आपको, गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, अतः ताप कम करने पर विलेयता बढ़ेगी। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ताप कम करेंगे तो विलेयता बढ़ेगी, ताप कम करने पर विलेयता बढ़ती है। लेकिन यहां तो कह रहा है ताप बढ़ाया गया है, तो कॉमन सी बात है, ताप कम करते हैं तो विलेयता बढ़ती है, और ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। तो क्या लिखेंगे, गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, अतः ला शास्त्री के नियमानुसार ताप कम करने पर विलेयता बढ़ती है, क्योंकि दी गई स्थिति में दिए गए प्रश्न में ताप बढ़ाया जा रहा है, इसलिए ला शास्त्री के नियम से विलेयता घटेगी। अगला क्वेश्चन, 5% W/V NaCl के 200 ml विलयन को बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl चाहिए। 200 ml विलयन बनाना, 200 ml कितने ग्राम NaCl चाहिए, ये पूछा है इसने। 200 ml विलयन बनाना है, 200 ml, तो 5% आपको दिया हुआ है। 5% का मतलब 5/100, यानी 5 ग्राम और 100 ml। तो 100 ml बनाना है तो 5 ग्राम चाहिए, 100 ml बनाने के लिए चाहिए कितना, 5 ग्राम, तो 200 ml बनाने के लिए कितना चाहिए, 10 ग्राम। सिंपल सी बात है, समझ गए, सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा काम। तो 100 ml के लिए 5 ग्राम चाहिए, तो 200 ml 10 ग्राम चाहिए, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट, स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा लिखिए, कल ही पढ़ी थी हमने। स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनकी द्रव प्रावस्था व वाष्प प्रावस्था का संगठन समान होता है, जिनकी द्रव प्रावस्था व वाष्प प्रावस्था का संगठन समान होता है। कल ही डिस्कस की थी हमने ये बात, ठीक है। तो आप देखो सारे प्रश्न आपके आगे आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन कल करा ही दिया था आपको, सेम टू सेम ये क्वेश्चन कल कराया था आपको। K for एफिशिएंसी 5 आयन देगा, तो n बराबर 5 मान के चलना है, n बराबर 5 मान के चलना है, आपको पूरा बताया था, ठीक है। कहीं कोई समस्या आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, वापस कंसल्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट बराबर लेते जाइएगा। 2020 में क्या पूछा गया, देखो प्रासरण की परिभाषा लिखी। तो प्रासरण क्या होता है, प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण विलायक के अणु, क्या क्या लिखा था देख लो, विलायक के अणु जो है, विलायक अपनी उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की ओर जाता है। विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। या क्या कह सकते हो, विलायक के अणु, विलायक की सांद्रता ज्यादा है मतलब विलयन पतला होगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। और या फिर विलयन तनु है, तनु मतलब पतला, पतला मतलब जिसकी सांद्रता कम है, तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से, बताई हुई है परिभाषा है आपको, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। एक शर्त है इसमें, दोनों विलयनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होगी, तो बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब परिभाषा बोलूंगा मैं पूरी। परासरण वह प्रक्रिया है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। या फिर परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें, या वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। यह घटना या यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। उसके बाद वह प्रक्रिया जिसके कारण विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, यह घटना या यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाते हैं। या परासरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। या परासरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं। तो जो भी परिभाषा आपको याद हो जाए वो परिभाषा आप लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे अगले प्रश्न पे क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी T बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन बना लो, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बनाना है तो 273 जोड़ देते हैं, तो 27 प्लस 273 जोड़ोगे तो 300 केल्विन। यूरिया के 0.01 m, C बराबर 0.01 m और R फिक्स होता ही है 0.0821 या 0.083 या 82, जो भी मानो आप, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और प्रासन दाब पाई निकालना है, तो पाई बराबर क्या फार्मूला है, पाई V बराबर NRT, तो पाई बराबर NRT बाई V, N अपॉन V हो गया मोल पर लीटर, यानी पाई बराबर CRT। अब C दिया हुआ है, R फिक्स है, T दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। तो C दिया हुआ है 0.01, R है 0.082 और T है 300, तो पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब 0.082 है, इसको 3 से गुना कर लो, 3 दूनी 6, 8 3 24, 0.246, 0.246। और ये आप प्रासन दाब निकाल रहे हो तो प्रासन दाब को मात्रा लगा दो आगे बार, 0.246 बार। समझ आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े इजीली आप लोग कर सकते हैं। 2021 में पेपर नहीं हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना के कारण परीक्षाएं जो है वो स्थगित हो गई थी। कोरोना के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी 2021 के अंदर, तो पुराने सालों के मार्क्स के बेस पर ही यह रिजल्ट घोषित किया गया था। 2022 क्या बात है, खूब सारे प्रश्न आए, देखो खूब सारे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिए हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं।
जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वान टॉफ कारक के अधिकतम मान वाला यौगिक है। अधिकतम मान वाला यौगिक वही होगा जिसमें आयन ज्यादा होंगे। तो KCl 2 आयन देगा, NaCl भी 2 आयन देगा, Na+Cl माइनस, और K2SO4 3 आयन देगा, MgSO4 2 आयन देगा, एक Mg एक SO4, ये 3 आयन देगा, ये 2 आयन देगा। तो एकमात्र यौगिक जो 3 आयन दे रहा है उसी के वान टॉफ गुणांक का मान ज्यादा आएगा, K2SO4 का वान टॉफ गुणांक ज्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने का कारण समझाइए। तो हमने पढ़ा था जब विलय विलायक के बीच जो आकर्षण बल होते हैं वो विलय विलय और विलायक विलायक से प्रबल हो जाते हैं तो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में पाया जाने वाला आकर्षण बल, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में पाया जाने वाला जो आकर्षण बल है वो प्रबल है। इससे क्लोरोफॉर्म से और एसीटोन से। तो क्लोरोफॉर्म से और एसीटोन से प्रबल होता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच पाया जाने वाला आकर्षण बल, इसीलिए ये ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। बताया हुआ आपको, आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि AB आकर्षण बल ज्यादा है AA और B आकर्षण बल से, तो भी आपका उत्तर सही ही आने वाला है। या यूं लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 21वें प्रश्न की ओर। 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH, तो NaOH का द्रव्यमान दे दिया 5 ग्राम। 250 ml विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता बराबर मोल बटे लीटर, और मोल क्या होता है? ग्राम बटे अनुभार। ग्राम कितने? 5। अनुभार कितना होता है NaOH का? 40। तो मोल हो गया ग्राम बटे अनुभार 5 बटे 40। ml के लीटर बनाने तो 1000 से भाग दे दोगे तो 250 बटे 1000, वो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो 250 एकम 250, 250 चौके 1000, 4 एकम 4, 10 दाया 40, 5 बटे 10 यानी 0.5 और मोलरता के लिए बड़ा M लगा दोगे 0.5 M। समझ आ गया है? 2022 का पेपर कर दिया हमने, चलते हैं 2023 की ओर। क्वेश्चन रह गया शायद एक नीचे, प्रोटीन वाला क्वेश्चन रह गया। सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है जो पीछे भी आपको कराया था। एक प्रोटीन के 300 ml दिया, लीटर कैसे बनाओगे? 300 बटे 1000। 1.25 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन का द्रव्यमान 300 केल्विन ताप दे दिया, परासरण दाब दे दिया। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है, तो पाई V बराबर nRT, और N हो गया ग्राम बटे अनुभार। अनुभार आपको निकालना है, तो अनुभार इधर लीजिए, पाई V इधर आ जाएगा। तो अनुभार बराबर W0RT अपॉन पाई V। अब W0 ग्राम दिए हुए 1.25, R दिया हुआ है 0.083, T दिया हुआ है 300, पाई दिया हुआ है कितना? 2.50 इंटू 10 की -3, और आयतन दिया हुआ है 300 ml। लीटर बनाओगे तो बटे में 1000, बटे वाला 1000 चला गया ऊपर। अब काट दो जो करता है, 1.25 को 2 से काटोगे तो 2.50 आ जाएगा, 300 से 300 कट गया, 10 की -3 ऊपर जाकर 10 की +3 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाओगे तो बटे में 1000 आएगा। तो ये 1000 और ये 1000, 10 की -3 भी ऊपर जाके 10 की पावर +3 यानी 1000 बच जाएगा। 1000 से 1000 कट गया, तो ये आ गया 83, ऊपर बच गया 83 बटे में 2 इंटू में 1000, तो 83 बटे 2 इंटू 1000, ये उत्तर आ गया अपना। तिरासी बटे 2 इंटू 1000, तो 83 को 2 से भाग दोगे तो 41.5 इंटू 1000 मतलब 41,500, ये अनुभार आएगा इसका, 41,500। करके देख लीजिएगा, कोई डाउट रहता है तो कल कंसल्ट कर लीजिएगा। 2022 का पेपर आपको प्रदर्शित कर दिया गया है।
चलते हैं 2023 के पेपर में। क्वेश्चन है आपके पास, एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी सीधी याद रखिएगा। एथिलीन ग्लाइकोल जो वाहनों को ठंडा करने के काम आता है, कितने प्रतिशत सांद्रता होती है, उसकी प्रतिशतता कितनी होती है? 35% V/V। इसमें जल का आयतन ml में लिखना है, जल का आयतन ml में, तो ये हो गया 35/100। V मतलब ml विलेय के हो गए, बट्टे में 100 ml विलयन के हो गए। विलायक जल मतलब विलायक निकालना है, तो विलायक के निकालोगे तो कितने आएंगे? विलयन के 100 हैं, विलेय के 35 हैं, तो विलायक आएंगे 100 - 35, 65 ml। 65 ml, तो जल का आयतन ml में 65 ml है, यहाँ 65 ml है, यहाँ समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, परासरण की परिभाषा लिखिए, ऑलरेडी आया हुआ है। समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि प्रतिलोम परासरण है, प्रतिलोम परासरण है, तो ये भी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो ये 2023 का पेपर हो गया आपके लिए। 2024 का पेपर देख लो, 2024 का पेपर, ये आया था 2024 का पेपर। मोलरता की इकाई है, तो मोलरता की इकाई मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। हेनरी के नियम का गणितीय रूप P = KHX है, P = KHX है। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। 2025 का पेपर भी मैं आपको कल दिखा दूं, 2025 का पेपर भी हो गया है, वो मैं आज शायद ऐड करना भूल गया, ठीक है, ऐड करना मिस हो गया हमारे से आज। कल 2014 के क्वेश्चन सोच के रखिएगा, ठीक है, वो भी डिस्कस करवा दूंगा, 2025 वाला भी डिस्कस करवा दूंगा। 2014 के प्रश्न सोच के रखिएगा, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, 2025 वाला भी डिस्कस कर लेंगे। सोडियम अमलगम, अमलगम क्या होता है? मरकरी के जो विलयन होते हैं वो अमलगम होते हैं, जो अमलगम मरकरी के विलयन होते हैं, जिनमें ठोस विलयन का उदाहरण है, ठोस विलयन का। ठोस विलयन क्या होता है? अब देखो हमने पढ़ा था, ठोस विलयन जिनमें विलायक ठोस होता है, और विलेय जो होता है वो द्रव, गैस या ठोस कुछ भी हो सकता है। विलायक हमेशा ठोस होगा। ठोस विलयन वो होते हैं जिनमें विलायक हमेशा ठोस होता है। तो हमने पढ़ा था सोने में पारा, है ना, और तांबे में पारा, सोडियम में पारा। सोडियम अमलगम का मतलब यही है कि सोडियम में पारा मिक्स है, तो ठोस विलयन है ये। तो सोडियम ठोस है और अमलगम यानी पारा जो है वो द्रव है। तो विलेय यहाँ द्रव है और विलायक यहाँ ठोस है। तो विलायक ठोस मतलब सोडियम हो गया, और विलेय जो है वो मरकरी हो गया। विलेय मरकरी यानी पारा। तो क्या आएगा? विलेय पारा है और विलायक सोडियम है, विलेय पारा है और विलायक सोडियम है, ये उत्तर आएगा आपका। समझ आ गया? ये ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। तो सोडियम यहाँ ठोस है, तो उस हिसाब से अपना आंसर रख दीजिएगा कि सोडियम विलायक है और पारा जो है वो विलेय है। अगला कहते हैं A के 0.5 मोल, A के 0.5 मोल तथा B के 4.5 मोल। अब A के 0.5 है, B के 4.5 है, तो कुल कितने हो गए? कुल हो गए 5 मोल। गैस A के मोल अंश निकालने, A के मोल अंश, तो A के मोल अंश मतलब XA, A के मोल बटे कुल मोल एन टोटल। तो A के मोल है 0.5, कुल मोल है 5, पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 10, 5 से 5 कट गया, यानी 1/10 यानी 0.1। तो A के मोल अंश 0.1 आएंगे यहाँ। अगला क्वेश्चन कहते हैं 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल, मोल ही दिए हुए हैं तो आपको ज्यादा पंगे की लेने की जरूरत नहीं है। 250 ग्राम बेंजीन में घुला है तो मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है मोललता, ठीक है। तो मोललता का फार्मूला होता है मोल पर केजी,
मोल आपको दिए ही हैं 0.05, एज इट इज लिख दीजिए। केजी मतलब किलोग्राम, तो 250 ग्राम दिए, बटे में 1000 करोगे, बटे वाला 1000 ऊपर चला जाएगा, 0.05 इंटू 1000 बटे 250, काटोगे तो 250 कम 250, 250 चौके 1000 और 0.05 को 4 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 0.2। छोटा एम लगाओगे मोललता के लिए, छोटा एम लगाओगे मोललता के लिए। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 2024 तक के प्रश्न। 2025 के प्रश्न भी आपके आगे रख दूंगा मैं कल की क्लास के अंदर। 2014 वाले प्रश्न जो आपको कहे हैं वो आप सोच के रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियो बेहतर लग रहे होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो आप लोग सोच नहीं सकते कितना आसान तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री करवाने वाला हूं। तो इसलिए हमारे वीडियो को दब के शेयर कीजिएगा। आप जिस भी साथी को जानते हैं उस साथी तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।